सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस सीरीज में फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन को जो है शामिल किए थे और उस सीरीज का यह 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोग एक दूसरे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको शेयर करके एक दूसरे से सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि नॉर्मलाइजिंग ऑफ मेटल इज डन, यानी धातु की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। टफनेस इंक्रीज द हार्डनेस टू फिनिश द हार्डनेस टू मेल्टिंग द मेटल, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। क्या मेटल धातु की बनावट को सुधारने के लिए यानी उसके स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉर्मलाइजिंग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, यानी गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग में जिंक का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो आपकी गन धातु है गन मेटल वो किसकी अलॉय है। तो उसमें हम कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक मिलाते हैं, तो इन तीनों के मिश्रण से मिलकर हमारा गन मेटल बनता है, जो कि डी ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है व्हाट इज डन टू रिमूव द इंक्रीज ब्रिटलनेस टू द चीजल, यानी चीजल की अधिक भंगुरता को ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो उसमें टेम्परिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिससे उसका ब्रिटलनेस डिक्रीज हो जाता है और टफनेस इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी केस हार्डेंड, यानी केस हार्डनिंग किस मटेरियल पर किया जाता है। कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, या फिर माइल्ड स्टील। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि केस हार्डनिंग है क्या। तो देखिए, जनरली हम लोग जिसमें कार्बन कंटेंट अधिक होता है उसमें हार्डनिंग करते हैं, लेकिन केस हार्डनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेटल के बाहरी सरफेस पर जो है क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं। बाकी उसका बीच वाला भाग वैसे ही जो है नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो हम उसी मटेरियल पर करते हैं जिसमें जो है कार्बन कंटेंट कम होता है। तो कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लेकिन माइल्ड स्टील में उतना नहीं, मृदु इस्पात। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइल्ड स्टील जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, द साइज ऑफ द सिलेंड्रिकल मिलिंग कटर इज गिवन, यानी जो आपका सिलेंड्रिकल मिलिंग कटर का साइज है किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो उसमें हम पहले डायामीटर, थिकनेस और बोर साइज, इसके आधार पर जो है उसको जो है निर्धारित करती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर हुज डायामीटर इज 100 मिलीमीटर एंड आरपीएम इज 140, यानी यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड निकालना है। आरपीएम दिया गया है 140 और टूल का डायामीटर 100 मिलीमीटर, यानी आपका मिलिंग कटर का डायामीटर 100 मिलीमीटर दिया गया है। तो आपका कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पाई डी एन बटा 1000 होता है। तो इसी को हम इस पर लागू कर देंगे। तो पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7, 7 नीचे चला आ जाएगा। और डी कितना दिया है हमको, 100 मिलीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 100 मिलीमीटर कर देंगे। और एन का कितना दिया गया है, 140 दिया गया है, तो इसको लिख देंगे। और गुणे में यहाँ पर नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम एक जीरो से
एक जीरो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 7 है तो 7 दूनाई 14, 2 यहाँ पर बचेगा, तो 22 गुणे 2 बराबर 44 मीटर पर मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि इन ए प्लेन बुश बियरिंग टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ बुश इन द हाउसिंग इट शुड बी फिटेड बाई मीन्स, यानी बोला गया है कि प्लेन बुश बेयरिंग में हाउसिंग में बुश को घूमने से बचाने के लिए कौन से तरीके को संयोजन करना चाहिए या संयोजित करना चाहिए। क्या वहाँ पर सोल्डरिंग का प्रयोग करना चाहिए, ब्रेजिंग का, वेल्डिंग का, या फिर की और स्क्रू का। तो वहाँ पर चाबी या फिर स्क्रू को लगा दिया जाए तो वहाँ पर जो है उसके घूमने को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्लियर। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को क्लियर विजुअल ना हो रहा होगा तो आप हाई क्वालिटी में 720 में कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देने लगेगा। अगले में बोला गया है द सेंसिटिवनेस ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड अपॉन द, यानी जो आपका स्पिरिट लेवल होता है तो उसकी संवेदनशीलता किस पर निर्भर करती है। साइज ऑफ द बबल, क्या बबल के साइज पर, या फिर लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, क्या हमारे ग्लास ट्यूब के लंबाई पर, या फिर सी में मिल जाता है टाइप ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द ग्लास ट्यूब, यानी जिस बोला गया है जो लिक्विड भरा गया है उसके जो है प्रकार पर निर्भर करता है, या फिर कार्वेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य नली की वक्रता पर, कार्वेचर ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए मटेरियल टू स्क्रैच और इंडेंट इज ड्यू टू इट्स, यानी स्क्रैच या इंडेंट करने के लिए एक सामग्री द्वारा प्रस्तुत के प्रतिरोध की वजह क्या है। यानी मटेरियल पर आप स्क्रैच कर रहे हैं या फिर इंडेंट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है, मैलिएबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी, या फिर हार्डनेस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्डनेस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में नहीं दिख रहा है। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट इन मशीन टूल्स इज टू, आगे नहीं दिख रहा, हिंदी में देखते हैं। किसी मशीन टूल में लुब्रिकेंट का प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। तो वहाँ पर राइट आंसर निकल के आ रहा है ए ऑप्शन ही कि मैटिंग भाग में जो है आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर फ्रिक्शन दिख रहा है, मैटिंग भाग में फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए। तो एग्जैक्ट जो है लुब्रिकेंट का यूज यही होता है कि जब दो पार्ट मिल रहे हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और उससे गर्मी पैदा हो रही है तो उसको कम करें, यानी वहाँ पर फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करना होता है। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ एम्बेंडिंग द एब्रेसिव ग्रेन ऑन लैपिंग इज कॉल्ड, यानी एम्बेंडिंग की प्रक्रिया में एब्रेसिव ग्रेन्स परत चढ़ाने को कहते हैं। यानी जो है उसमें एब्रेसिव को एम्बेंड किया जा रहा है, ग्रेन एब्रेसिव को, तो उसमें क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाता है चार्जिंग, लैप को चार्ज करना। अगला पूछा गया द एब्रेसिव यूज्ड फॉर होनिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल के लिए जो है हम यहाँ पर होनिंग में अपोजिट करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। वहीं पर नॉन फेरस मटेरियल की बात करें लैपिंग की, तो लैपिंग में हम जो है नॉन फेरस मेटल के लिए क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिग्स इज ए स्पेशल डिवाइस, यानी जिग एक विशेष डिवाइस है, किस वजह से। ऑप्शन मिल जाता है
विच होल्ड द जाब, क्या यह जाब को होल्ड करती है, या फिर लोकेट द कटिंग टूल, क्या कटिंग टूल को लोकेट करती है, या फिर गाइड द टूल, क्या टूल को गाइड करती है, इस वजह से, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है होल्ड, सपोर्ट, लोकेट एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल। यानी जो है ये होल्ड भी करती है, सपोर्ट भी करती है, लोकेट भी करती है और उसके साथ साथ टूल को गाइड भी करती है, इसलिए जिग स्पेशल डिवाइस बन जाती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हार्डनिंग क्या है, तो ये वियर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर जो नंबरिंग किया गया है तो 62 है कि गन मेटल इज द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो अभी शुरुआत में ही किए थे, कापर, जिंक एंड टिन हो जाएगा। ठीक है, कापर, जस्ता, टिन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वाटर है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ चला गया, इन विच कूलिंग मीडियम मेटल गेट्स मोस्ट हार्ड ऑफ द क्वेंचिंग प्रोसेस। यानी जो है क्वेंचिंग प्रक्रिया में, मटेरियल को बुझाने की प्रक्रिया में किस माध्यम से धातु को ठंडा करने पर अधिक कठोर हो जाती है, यानी तेज़ी से ठंडा होती है, क्योंकि जितना तेज़ी से ज़्यादा ठंडा होगी उतना जो है मटेरियल हार्ड होगी। तो ऑप्शन मिल जाता है एयर, फर्नेस, ऑयल। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन करेगा, वाटर यानी पानी। तो इसी से जो है सबसे तेज़ी से ठंडा होता है। अगर वहीं पर बात करें कि मतलब सबसे तेज़ी से, तो नमक का घोल, क्या नमक का घोल से जो है पानी में ही नमक के डाल दिया जाए तो वो नमक का घोल बन जाएगा और उससे नॉर्मल पानी से और भी ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कार्बाइड टूल बिट्स आर ग्राउंडेड बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। यानी जो है कार्बाइड टूल बिट को किस ग्राइंडिंग व्हील से तेज किया जाता है, तो वो डायमंड हो जाएगा, जैसा कि पहले क्लियर ही किए थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर जो मार्किंग है 65, एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन का जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो साइज ऑफ द टेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एडवांटेज ऑफ वर्क क्लैंपेड बिटवीन सेंटर इज। यानी जो है कार्य को, जॉब को सेंटर के बीच में क्लैंप करने का एडवांटेज क्या है, जो है कृतक को केंद्रों के बीच सेट किए जाने का लाभ क्या है। ऑप्शन मिल जाता है द जॉब नेवर गेट टेपर्ड, क्या जॉब कभी टेपर नहीं होता है, या फिर जॉब रन्स ट्रू आफ्टर क्लैंपिंग। ठीक है, क्लैंपिंग के बाद जॉब जो है एकदम सही घूमता है, तो एग्जैक्ट यही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में मिल जाता हाई कटिंग स्पीड कैन बी अप्लाइड, तो ये नहीं होगा। सेटिंग द जॉब ऑन लेथ इज ईजियर, क्या लेथ में सेट करना जॉब को आसानी रहता है, तो ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बी वाला, जॉब रन्स ट्रू आफ्टर क्लैंपिंग, यानी क्लैंपिंग के बाद जो है जॉब सही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है द प्रोटेक्ट द चक फ्रॉम डैमेजिंग द लेथ गाइड वे व्हाइल माउंटिंग। यानी चक को आरोपित करते समय, चक को माउंट करते समय उसके द्वारा खराद के गाइड वे को पहुंचाने वाली छत से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है लिफ्ट द चक विथ ए हैंड क्रेन, क्या हाथ वाली क्रेन से चक को उठाया जाना चाहिए, या फिर आस्क द इंस्ट्रक्टर फॉर हेल्प, क्या इंस्ट्रक्टर को हेल्प के लिए बुलाएं, या फिर सपोर्ट विथ ए स्क्रू जैक, क्या एक स्क्रू जैक के सपोर्ट से, या फिर प्लेस ए वुडन स्टॉक ऑन द बेड, क्या आधार पर लकड़ी का एक ब्लॉक रखें। यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है ना, स्टॉक नहीं ब्लॉक है। तो जी हाँ,
यहाँ पर जो है अपने बेड को क्षति से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बेड के ऊपर लकड़ी का ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे जो है अगर हमारा चक गिरता भी है तो उस लकड़ी के ब्लॉक पर गिरता है, हमारे बेड पर नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हेड स्टॉक एकोमोडेट वेरियस स्पिंडल स्पीड। तो यानी जो आपका स्कंद स्पेंडल के विभिन्न चालों को समंत्रित करता है, यानी हेड स्टॉक की अलग अलग चाल कौन प्रोवाइड कराता है, गियर बॉक्स, मोटर, फीड गियर या फिर हाफ नट। तो देखिए वहाँ पर गियर बॉक्स के माध्यम से हम अलग अलग स्पीड प्राप्त करते हैं। चैम्फरिंग इज नॉट मीन्ट ऑफ, चैम्फरिंग का मतलब नहीं है। ऑप्शन में बोला गया रिमूव बर एंड शार्प, क्या शार्पनेस और बर को रिमूव करता है तो एग्जेक्ट करता है, और यहाँ पर नॉट बोला है तो निगेटिव खोजना है। ठीक है, बी ऑप्शन में मिल जाता है परमिट फॉर इजी असेंबली ऑफ मैटिंग कंपोनेंट, यानी मिलने वाले भागों को जो है इजी तरीके से आसानी से असेंबलिंग को परमिट देने के लिए। तो जी हाँ, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस द वेट ऑफ द कंपोनेंट, क्या हम कंपोनेंट को के वेट को, वजन को कम करने के लिए चेम्फरिंग करते हैं। या फिर डी में मिल जाता है प्रोवाइड बेटर अपीयरेंस, क्या बेहतर दिखावे के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हालांकि बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ये है, दिखावे के लिए नहीं किया जाता, काम के हिसाब से ही किया जाता है, लेकिन जब चेम्फरिंग हो जाती है तो वो देखने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन इसका जो परफेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस द वेट ऑफ द कंपोनेंट, वेट को कम करने से इसका कोई संबंध नहीं होता चेम्फरिंग का। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू सेट एंड पोजीशन द थ्रेड कटिंग टूल इज यूज्ड, यानी जो है बोला गया है कि चूड़ी काट औजार को सेट और अव्यवस्थित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है द कनेक्शन बिटवीन द लीड स्क्रू एंड द कैरिज इज मेड बाई, यानी जो आपका लीड स्क्रू है और कैरिज, तो उसके बीच संबंध स्थापित करते हैं किसके माध्यम से, तो उसके माध्यम से हाफ नट के माध्यम से। ठीक है, तो हाफ नट तो दिया नहीं है, स्प्लिट नट भी उसको बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेथ टम्बलर गियर आर यूज टू, यानी लेथ मशीन में जो टम्बलर गियर होता है वह किसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरिज, या फिर लॉक द लेथ कैरिज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। तो टम्बलर गियर का यूज जो है हम किसके लिए करते हैं, जो है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसको मत ध्यान दीजिए कि किसमें जो है कलर लगा हुआ है। गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरिज, लेथ कैरिज को अलग अलग मूवमेंट की डायरेक्शन की मूवमेंट देने के लिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर 29 नंबर कहा जाए कि हाफ नट इज यूज टू, तो हाफ नट का यूज हम जो है किस में करते हैं, लॉक द कैरिज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग, जो है थ्रेड कटिंग के दौरान हाफ नट के माध्यम से जो है हम लीड स्क्रू और जो है कैरिज को इंगेज करते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि स्विंग डायामीटर ओवर बेड एज कंपेयर टू द ओवर कैरिज इज, यानी जो है बेड के ऊपर का स्विंग व्यास और कैरिज के ऊपर की तुलना में होता है। यानी जो आपका स्विंग डायामीटर ओवर बेड एज कंपेयर टू द ओवर कैरिज, स्विंग ओवर कैरिज, यानी स्विंग ओवर कैरिज की तुलना में स्विंग ओवर बेड होता है।
क्या ज़्यादा होता है, लेस होता है यानी कम, या समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्विंग ओवर बेड का जो है डायामीटर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोर वाला, अधिक वाला। क्योंकि ये स्विंग ओवर कैरिज में कैरिज से जो है स्विंग ओवर डायामीटर लिया जाता है, लेकिन बेड में क्या किया जाता है, बेड में अलग से जो है लेथ स्पेंडल के नीचे खांचा काट दिया जाता है, जिससे छोटी लंबाई के बड़े डायमीटर को हम होल्ड कर पाते हैं। इसलिए मोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा। अगला बोला गया, वाइल यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड इज हायर फॉर, यानी जो है आप हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करके आप जो है कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होनी चाहिए, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, या फिर कार्बन स्टील। तो यहाँ पर सबसे सॉफ्ट जो है माइल्ड स्टील मिल जाता है, तो माइल्ड स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ टैप जनरली यूज्ड इन हैंड टाइपिंग, यानी हैंड टाइप में जो जनरली टैप यूज होते हैं वो कितने नंबर में यूज होते हैं, तो वह 3 नंबर में यूज होते हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होता है। फर्स्ट टाइप को जो है रफर टाइप भी बोला जाता है, सेकंड टाइप को जो है इंटरमीडिएट टाइप भी बोला जाता है, और जो आपका थर्ड टाइप होता है इसको बॉटमिंग टाइप, क्या सॉरी यहाँ पर बॉटमिंग टाइप या फिर प्लग टाइप भी बोला जाता है। तो इनके अदर नेम भी याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका 3 यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी जो आपकी सरफेस रफनेस होती है तो वह ड्राइंग में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है, क्या सर्कल के माध्यम से, रेक्टेंगल के माध्यम से, ट्रायंगल के माध्यम से, या फिर स्क्वायर के माध्यम से। तो देखिए जो हमारी सरफेस रफनेस होती है उसको ड्राइंग में जो है हम त्रिकोण यानी ट्रायंगल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि माइक्रोमीटर पर वर्नियर कैलीपर का लाभ यह है कि, तो देखिए जो माइक्रोमीटर होते हैं इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी ही होगा कि कई आकारों में भीतरी और बाहरी दोनों आयामों के माप हेतु प्रयुक्त हो सकता है। तो देखिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और वहीं पर जो वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट होता है जनरली तो वह 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेन मैटर नहीं है, यहाँ से मेन मैटर नहीं बन रहा, मैटर बन रहा है कहाँ से, इस वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर के ऊपर की बात करें तो माइक्रोमीटर में हम एक ही माप ले सकते हैं। जैसे बाहरी माइक्रोमीटर से हम बाहर की माप ले सकते हैं, अंदरूनी माइक्रोमीटर से हम जो है अंदर की माप ले सकते हैं, और गहराई माइक्रोमीटर यानी डेप्थ माइक्रोमीटर से हम गहराई की माप ले सकते हैं। लेकिन जो वर्नियर कैलीपर है तो वर्नियर कैलीपर पर उसके साइज के अनुसार हम तीनों माप जो है ले सकते हैं, यानी इंटरनल माप की बात कही जाए और एक्सटर्नल की कही जाए या फिर गहराई यानी डेप्थ की बात की जाए, तो इन तीनों की माप को जो है हम वर्नियर कैलीपर से ले सकते हैं। तो यही बोला गया है कि कई आकारों में भीतरी और बाहरी दोनों आपस में माप हेतु प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर बाहरी और भीतरी की बात की गई है, लेकिन अगर गहराई की भी बात करी जाए तो गहराई भी इसमें हमारे वर्नियर कैलीपर में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन को जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आई होप आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।